आप सभी बच्चों का नमस्कार। मैं हूं राजकिशोर यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर रिवीजन। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 और 2024 का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर रिवीजन में जा करके देख सकते हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किए हैं चैप्टर बाय चैप्टर और आज हम बात करेंगे। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, मोशन इन ए प्लेन यानी डे 3, डे 1, डे 2। अगर ये भी वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। और ये जो है डे 3 और आने वाला समय में 1-2 दिन के बाद, ठीक है, फिर 2023 का भी वीडियो अपलोड कर देंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। अगर आप 24 का, 23 का और 25 का, अगर ये तीनों वीडियो 1-1 घंटा करके लगभग है, ये वीडियो देख लिए तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर आ सकता है। इसीलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर वाइज है। इस चैप्टर का नाम क्या है? समतल में गति। इसमें क्या क्या है पहले इसको समझिए। सबसे पहले इसमें क्या है टॉपिक? सदिश और अदिश, वेक्टर एंड स्केलर। उसके बाद क्या है? सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। उसके बाद क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति। इन तीनों टॉपिक इसके अंदर है जो चैप्टर का नाम है मोशन इन ए प्लेन। आज इन तीनों टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें क्या है कि मोशन इन ए प्लेन, ये चैप्टर का नाम है। क्या है? बोर्ड परीक्षा के अति महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्न में से सदिश राशि का एक उदाहरण है। कौन सदिश? देखिए क्या है? सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि। तो सदिश राशि क्या है? उसके बाद क्या है? अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि क्या है? उसके बाद क्या है? परदिश। ठीक है, परदिश क्या है? पहले इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल जान लो, इनके कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि आज दिया है क्वेश्चन के निम्न में से सदिश राशि के एक उदाहरण है। तो हो सकता है कि कभी अदिश दे दे या हो सकता है कभी परदिश दे दे, तो इसलिए आपको इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट को समझना है। आप ऐसा नहीं कीजिए कि एक एमसीक्यू रट करके जाइए जाकर एग्जाम में लिखे। हो सकती है कि क्वेश्चन चेंज करके दे देगा तो फिर आप नहीं बना पाइएगा। इसलिए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस तरह का कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को ऐसे बता देंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन अगर घुमा करके देगा या क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करता है तो आप जवाब दे दीजिएगा। इसलिए हम जो रिकॉर्ड वीडियो यूट्यूब में जो डाल रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिए। किसी का लाइव दिस डेट देखने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात करते हैं और आपका समय को हमने बर्बाद नहीं करेंगे। सिर्फ जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जो क्वेश्चन ट्विस्ट करता है, ऐसी चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि समय कम है। इसलिए आप ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन जो है इसमें क्या है। देखिए सबसे पहले क्या? सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि जो होता है क्या होता है? सदिश राशि का मतलब क्या होता है? इसको वेक्टर क्वांटिटी। सदिश क्या है? जिसका दिशा और परिमाण होता है। और साथ में क्या होता है कि बीजगणित, यानी सदिश बीजगणित होना चाहिए। जैसे विस्थापन है, इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। ठीक है, और जिसका सिर्फ परिमाण होता है वो अदिश राशि स्केलर होगा, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू होगा। जैसे चाल कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई कार जा रही है तो इसमें सिर्फ परिमाण है। लेकिन वही कार मान लो किसी दुकान तक जा रही है, किसी का घर जा रही है, ठीक है, कोई स्टेशन पहुंच रही है, तो इस टाइप से अगर रहेगा डायरेक्शन तो फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और इसमें क्या होता है कि जब सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका सदिश बीजगणित कर सकते हैं। सदिश बीजगणित का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में होगा तब सदिश बीजगणित होगा। जैसे अगर मान लीजिए इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो नॉर्थ में, तो नॉर्थ में ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक नॉर्थ में होगा एक साउथ में होगा, तो फिर ये जो होगा हम वेक्टर क्वांटिटी में नहीं ले सकते हैं। हम आगे बताएंगे आई कैप, जे कैप, के कैप में क्या है। आई है तो आई में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कि 4 आई कैप है तो फिर 5 आई कैप ही होना चाहिए, तब जाकर के हम वेक्टर का सम कर सकते हैं। और अगर मान लो आई और जे हैं तो इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, यानी इसका वेक्टर का सम नहीं होगा। जैसे विद्युत धारा में क्या है, ध्यान से सुनिएगा। विद्युत धारा में क्या है कि इनका दिशा परिमाण तो है,
लेकिन इसमें क्या है कि करंट जो फ्लो कर रहा है ये अलग अलग डायरेक्शन में जा सकता है। मान लीजिए अभी डायरेक्शन ऐसे है तो कभी उधर भी जा सकता है, कभी इधर भी जा सकता है। इसलिए करंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बाद भी ये वेक्टर में नहीं आता है, इसलिए इसको स्केलर में रखा गया है। तो ऐसे ही हम लोग सदिश के बारे में, अदिश के बारे में, और एक है प्रदिश। ठीक है, प्रदिश में क्या होगा कि दिशा और परिमाण होगा। जैसे विद्युत धारा का बात हमने बोले कि विद्युत धारा एक्चुअल में है क्या कि ये प्रदिश है, ये टेंसर है। अगर टेंसर ऑप्शन ना रहे तो उस समय इसको हम लोग किस में रखते हैं, तो अदिश में रख देते हैं। इसलिए एक क्या होता है, सिर्फ अगर परिमाण होगा तो वो अदिश होगा, और दिशा और परिमाण होगा तो प्रदिश होगा, और दिशा, परिमाण और सदिश बीजगणित अगर होगा तो इसको हम लोग किसके कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में कहते हैं। आगे देखेंगे और बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है कि किसमें प्रदिश होगा, किसमें सदिश होगा और किसमें अदिश होगा, यानी वेक्टर, स्केलर और टेंसर। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, निम्न में से सदिश राशि का एक उदाहरण है। ठीक है, निम्न में से सदिश राशि का उदाहरण है, देखिए आयतन। तो आयतन में क्या है, सिर्फ परिमाण होता है, इसलिए एक अदिश राशि है, ये सदिश नहीं है। देखिए डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, तो विस्थापन कौन सा राशि है, तो विस्थापन में क्या होता है कि इसमें परिमाण तो है, ठीक है, परिमाण है, और साथ में क्या होता है, दिशा भी है, और सदिश बीजगणित भी है इसका। ठीक है, ताप जो है ये भी क्या है, इसमें सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड वैल्यू है, इसमें भी क्या चाल, इसमें भी मैग्नीट्यूड वैल्यू है। तो ये आंसर क्या होगा कि निम्न में से सदिश राशि का एक उदाहरण है, तो आंसर होगा क्या, तो आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट। आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसका असाइनमेंट क्या होता है, तो मीटर होता है, इनका बीमा क्या होता है, तो एल होता है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए कितना मस्त और कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। देखिए 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है। मतलब कैसे हैं, एक वेक्टर ए है ऐसे, एक वेक्टर बी ऐसे हैं, और एक वेक्टर सी ऐसे हैं। 3 वेक्टर आपके पास हैं। उसके बाद फिर क्या है, ध्यान दीजिएगा, 3 वेक्टर हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन क्या है, देखिए जस्ट सेटिस्फाई द रिलेशन वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए, ठीक है, डॉट वेक्टर बी बराबर 0 एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर सी इक्वल टू 0। द वेक्टर ए इज पैरेलल टू, ठीक है, पैरेलल टू, मतलब इसमें क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यहाँ क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और डॉट क्या है, वेक्टर बी इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, 0 हो गया। फिर वेक्टर ए और सी, ठीक है, वेक्टर क्या है, ए डॉट वेक्टर क्या है, सी इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, 0 है। तो क्या क्वेश्चन कहा था कि वेक्टर ए, जो वेक्टर ए है उसका किसके साथ समानांतर में आएगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए 3 वेक्टर है, एगो वेक्टर ए है, एगो वेक्टर बी है, एगो वेक्टर सी है। आपको ध्यान देना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0 है। ठीक है, फिर ए और बी, मतलब ए और बी का 0 हो गया, फिर ए और सी का क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। तो अब क्या होना चाहिए, ठीक है, कि बी और सी का क्या होगा, यानी बी वेक्टर, ठीक है, और सी वेक्टर ये भी 0 होगा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में होगा ना क्रॉस प्रोडक्ट में होगा। ये है, एक बार ए बी के साथ है, एक बार ए सी के साथ है, तो एक बार बी सी के साथ होगा। तो बी सी के साथ क्या होगा, देखो ऑप्शन क्या है, वेक्टर बी, ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों में से होगा, क्या होगा कि यहाँ वेक्टर बी है, यहाँ डॉट है, यानी क्या है ऑप्शन में कि वेक्टर बी और वेक्टर सी ये है। उसके बाद फिर क्या दिया है, यहाँ देखिए वेक्टर बी और देखिए वेक्टर क्या है, सी। अब यहाँ क्रॉस में, यहाँ डॉट में, यहाँ क्रॉस में है, तो अगर मान लिया जाए इसको भी हम 0 करते हैं, अब वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इसको भी हम 0 करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसमें देखिए डॉट प्रोडक्ट है और इसमें देखिए 0 है। तो इसमें क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी हम करते हैं, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी कॉस थीटा। अगर मान लिया जाए कि बी सी, ठीक है, यहाँ कॉस, तो हम कॉस अगर 90 डिग्री करते हैं,
ठीक है, तो cos 90 डिग्री करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तब जाकर समझ में आएगा। तो अगर cos अगर 90 डिग्री करते हैं तो cos 90 का मान 0 होता है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी देखिए 0 हो गया, यानी बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान 0 आया। ठीक है, ये सही है कि देखिए 0 आ गया, इसमें देखिए 0 आ गया। तो आपको ये सोचना है कि क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए समानांतर। तो देखिए यह 90 डिग्री दिए तब 0 आया, तो समानांतर होना चाहिए। किसके समानांतर है, तो समानांतर कब होगा, तो देखिए दो वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, मान लीजिए एक वेक्टर है बी वेक्टर और एक वेक्टर है सी वेक्टर, ध्यान दीजिएगा तब जाकर समझ में आएगा। तो वेक्टर बी और वेक्टर सी एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल में कब होगा, जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा। तो आप सोचिए कि यहाँ अगर cos 0 डिग्री 0 ही रखना होगा, क्योंकि समानांतर तभी होगा जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा। कोई भी दो वेक्टर समानांतर तब होता है जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए अगर cos हम 0 डिग्री मान लो रखते हैं, तो cos 0 का मान तो 1 होता है, तो 0 तो नहीं आया। तो किसमें करेंगे, चलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्या हो जाएगा, ठीक है, साइन हो जाएगा। और साइन 0 का मान क्या होता है, बोलिए, साइन 90 का मान क्या होता है, यहाँ देखिए साइन 90, तो 90 का मान क्या होता है 1, साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन 0 का मान क्या होगा 0। तो देखिए साइन जब 0 करते तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि साइन थीटा का मान अगर हम 0 रखते हैं तो साइन 0 का मान 0, इसका मतलब बी, ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अगर हम करते हैं तो ये अगर 0 आता है, ठीक है, तो ये किस में होगा, समानांतर में होगा। तो आपको एक चीज समझ में आया होगा, क्या समझ में आया होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या समझ में आया होगा कि अगर हम बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अगर करते हैं 0, तो इसका मतलब कि ये ए जो है वो लंबवत में होगा, किसमें होगा, लंबवत में होगा, यानी परपेंडिकुलर में होगा। और अगर हम बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर में करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 अगर हो जाता है, क्रॉस में अगर 0 आता है तो थीटा कितना डिग्री होगा, थीटा होगा 0 डिग्री। और 0 डिग्री जब होगा तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के समानांतर होगा। लेकिन अगर डॉट में अगर 0 होता है तो लंबवत होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा कि बी डॉट सी अगर 0 आता है तो आप समझ जाइए कि लंबवत में है, यानी परपेंडिकुलर में है। अब बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अगर 0 आता है तो थीटा बराबर कितना 0 डिग्री होगा, तो ये समांतर होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, बोलिए, आंसर होना चाहिए डी नंबर में। समझ में आया होगा, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी पैरेलल इफ, देखिए वही चीज अभी बोले कि ए वेक्टर है, ठीक है, और बी वेक्टर है, एक दूसरे के समानांतर कब होगा, ऐसे में कब समानांतर होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट में होगा 0। अब ये कैसे होगा वहां भी बताएं, इसको तोड़िए, ये भी क्या हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा का मान कितना डिग्री रखेंगे, तो थीटा का मान अगर 0 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। आज समझ में, तो 0 डिग्री में आता है, ठीक है, और जब डॉट रहेगा तो 90 डिग्री। तो आपको दो चीज याद रखना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर आपको 90 डिग्री आता है, सॉरी, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर अगर 0 आता है तो थीटा 90 होता है, क्लियर हो गया। और ए वेक्टर क्रॉस अगर बी वेक्टर अगर आता है 0 तो समझ जाइएगा थीटा 0 डिग्री है। तो जब डॉट में 0 है तो 90 डिग्री, और जब क्रॉस में क्रॉस में अगर 0 डिग्री है तो एक दूसरे के समानांतर है। जिसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जहां है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके ये ऑप्शन ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ वेक्टर नहीं दिया, यहाँ वेक्टर लिख दिया, ऊपर में वेक्टर दीजिएगा, भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देखिए फिर आ गया तो क्या हो जाएगा, अभी आपको सिखा दिए ए डॉट बी का मान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। अगर ए डॉट बी 0 है तो थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। समझ में आया होगा कि ए डॉट बी अगर 0 डिग्री है, ए डॉट बी अगर 0 डिग्री है तो थीटा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। किस में है, देखिए ए वेक्टर डॉट, ये तो नहीं होगा, ठीक है, इसमें भी नहीं होगा, तो या तो बी होगा या तो डी होगा। तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट, क्योंकि क्रॉस इसमें नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ये, यानी आंसर बी नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ द अनइक्वल द फोर्स द व्हिच द रिजल्टेंट इज 0, असमान बलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनकी परिणामी बल 0 हो। देखिए एक चीज बता देना चाहते हैं, अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट क्या जानना चाहते हैं,
तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और आपको लगता है कि सिर्फ रट करके एग्जाम देने जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप टाइम निकालिए, बैठिए, समय निकालिए। आप 10 मिनट ही दीजिए, 20 मिनट ही दीजिए, लेकिन एकांत में बैठ करके देखिए, शांत होकर देखिए। अगर समझना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े साल भर में तो आपको कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा। इतना तो आपको कॉन्सेप्ट हम देके जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान से वीडियो को जरूर देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, असमान बलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनकी परिणामी बल शून्य होती है। तो आंसर क्या होगा, 3 होगा। इनका जो परिणामी मान होगा वो शून्य हो, परिणामी मान शून्य हो तो किस में आता है, तो 3 में आता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए द रिजल्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर ए विल बी। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है और कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका परिणामी क्या होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, दोनों समान है तो ए क्या हो जाएगा, ए cos थीटा हो जाएगा। जब दोनों समान सदिश हैं, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ध्यान से सुनिएगा, और ये वेक्टर क्या है, बी है, तो क्या हो जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा, cos थीटा। जब दोनों समानांतर है, जब दोनों समान है, इक्वल है ए बी, मतलब ए वेक्टर बराबर क्या होगा, बी वेक्टर, तो ये भी ए कहलाएगा। तब तो ए समान है तो थीटा 0 डिग्री होगा, तो ये ए और यहाँ कॉस कितना डिग्री हो जाएगा, 0। और कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान कितना होता है, तो कॉस 90 का मान 0 होता है, लेकिन कॉस 0 का मान 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए और ए गुना कीजिएगा तो ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अगर इस मान को आपको दिक्कत होता है, बहुत सारे ऐसा बच्चा है, ठीक है, जिसको वैल्यू रखने में दिक्कत होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास साइन 90 डिग्री है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए एक जैसा है, आई को एक जैसा मान लो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1। अगर आपका मान लीजिए कॉस 90 डिग्री है, ठीक है, तो बीच में देखिए 0 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो अगर ये 2 को बन गया, साइन 90 का मान अगर 1 होता है तो कॉस 90 का मान 0 होता है, इसको उल्टा दीजिएगा, ठीक है, कॉस 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और साइन अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, उल्टा। तो उल्टा देने से ये बन जाता है, तो आपको 2 को याद रखना है तो 2 को बन जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वैल्यू सब याद रखने में दिक्कत होता है, तब ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ 1 दिख रहा है, 1 लिख दीजिएगा, यहाँ 0 दिख रहा है, 0 लिख दीजिएगा, और ऐसे करके आप अपने दिमाग से सेट करके रख सकते हैं। चलिए तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आंसर क्या होगा, डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। The two equal force are acting the perpendicular to the each other. There the resultant force is the 14.1 for the Newton. The magnitude of the each the force is, दो बराबर बल एक दूसरे से लंबवत कार्यरत है, इनका परिणामी बल इतना है, तो प्रत्येक बल का परिणाम क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2 गो बल है, ध्यान से सुनिएगा इस न्यूमेरिकल्स को, 2 गो बल है, ठीक है, और इनका जो परिणामी बल है वो इतना दिया है, तो प्रत्येक बल का मान ज्ञात करना है। तो देखिए प्रत्येक बल का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। मान लिया जाए, ठीक है, कि एक क्या है कि F1 बराबर F2 बराबर F, ठीक है, 2 बल हैं, ठीक है। देखिए एक दूसरे के लंबवत कार्यरत है, दो बराबर बल एक दूसरे के लंबवत कार्यरत है, यानी थीटा का मान भी दिया है, कितना डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है। जब भी 90 डिग्री दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, आर का भी वैल्यू देखिए दिया है, क्या है, इतना पॉइंट इतना न्यूटन, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या है, तो जब हम फार्मूला लिखते हैं क्या निकलते हैं, तो एफ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, F2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2F1 इंटू क्या हो जाएगा, F2, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब आगे देखिए, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। एफ का मान क्या है, तो इसका वैल्यू है इतना, हो गया, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। अब ये F1 F2 दोनों बराबर है, तो एफ का स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा, एफ का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, 2F1 F2 के बदले क्या हो जाएगा, एफ इंटू एफ, तो एफ का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का मान क्या होगा, 0, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, बोलिए 2F का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 1414, इसका हो जाएगा क्या, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, F2, तो यहाँ से अगर हम F2 निकालेंगे तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, F2 नहीं, यहाँ क्या क्या है, F का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम F का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से अगर हम F का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से अगर F का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए F स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 14.14, ये है इसका स्क्वायर है यहाँ से, और नीचे कितना है, तो नीचे 2 है। जब हम F निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा
14.40 का स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट हो जाएगा। ये 2 रूट कट गया तो कितना बचेगा 14.40। देखिए ये रूट है, ये 2 है तो हट जाएगा, तो √2 अंदर में रह गया और √2 अंदर में रह गया, मतलब तो √2 का मान क्या होता है 1.414। इस पॉइंट का जब आप उड़ाइएगा, ठीक है, इस पॉइंट का जब उड़ाइएगा तो यहाँ के को 0 होगा, के को 0 होगा, 1 2 3, और यहाँ पॉइंट उड़ाइएगा तो के को 0 होगा, 2 0 होगा, ये दोनों से हमें कट जाएगा। और यहाँ देखिए ये और ये कटा और ये कटा तो कितना बचा 10, यानी 10 न्यूटन। तो एफ का मान कितना निकला 10 न्यूटन। तो एफ किसका माना है F1 और F2, तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो कि F1 और F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। आंसर क्या होगा, प्रत्येक बल का मान जो होगा वो 10 डायन नहीं करना, 10 क्या होगा 10 न्यूटन। आंसर क्या होगा बी नंबर। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज, दो सदिशों का सदिश गुणन। अगर दो सदिश को सदिश गुणन करते हैं, दो सदिश है, ठीक है, दो सदिश है, एगो ए वेक्टर है एगो बी वेक्टर है, तो दो सदिश का सदिश गुणन क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। अगर दो सदिश को हम लोग गुना करेंगे तो उसका जो गुणनफल होगा, प्रोडक्ट होगा, वो एक सदिश राशि होता है। जब दो सदिशों को सदिश गुणन करते हैं, सदिश गुणन का मतलब होता है वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर को जब वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो एक सदिश ही आता है, नहीं एक वेक्टर ही आता है। तो आंसर क्या होगा, एक सदिश होगा। तो आंसर क्या होगा, तो आंसर क्या होगा ए नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। दो सदिश का अदिश गुणन क्या होता है, तो दो सदिश का अदिश गुणन प्राप्त होता है तो क्या होता है, तो एक अदिश राशि होता है। तो आंसर क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए इसका आंसर क्या होगा अदिश राशि, यानी डॉट प्रोडक्ट होगा। जब दो सदिश को गुना करते हैं, दो सदिश को गुना करते हैं मतलब क्या, जैसे मान लो वेक्टर एफ है, अब मान लीजिए एस है, ये भी देखो सदिश है, ठीक है, ये भी देखो सदिश है और ये भी देखो सदिश है, और दोनों सदिश हैं, और इसको जब गुना इसको प्राप्त होगा तो क्या होगा डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू क्या है वर्क है। तो एफ इज द फोर्स, द वेक्टर क्वांटिटी, द एस इज द डिस्प्लेसमेंट, ई भी द वेक्टर क्वांटिटी, द डब्ल्यू इक्वल द वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। इसलिए एफ इंटू एस द टू वेक्टर, जब टू वेक्टर को हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है डब्ल्यू, द डब्ल्यू इज द क्या स्केलर, डब्ल्यू इज द क्या स्केलर क्वांटिटी। इसलिए क्या होगा, दो सदिश को अगर हम लोग सदिश गुणन अदिश गुणन करते हैं तो हमें क्या होता है, एक डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं या डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, और हम लोग बोल सकते हैं अदिश गुणन। चलिए आपको समझ में आया होगा, आंसर क्या होगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। देखो दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन प्राप्त होता है, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन प्राप्त होता है। दो लंबवत सदिश है, ध्यान से सुनिएगा, दो सदिश है, मान लीजिए एक वेक्टर क्या है ए और एक वेक्टर क्या है बी, और ये लंबवत है। मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये मान लो वेक्टर क्या है बी है, तो अदिश गुणन प्राप्त होता है। तो अदिश गुणन कैसे होगा, तो देखिए ए वेक्टर डॉट क्या बी वेक्टर अदिश गुणन, तो क्या हो जाएगा बोलो ए बी क्या हो जाएगा cos थीटा, और क्या हो जाएगा ए बी और cos 90 डिग्री, cos 90 का मान 0 होगा। आंसर ए डॉट बी का मान क्या होगा 0। आंसर क्या होगा ए वेक्टर, ठीक है। देखिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0, यानी इसको ऑप्शन ऐसे भी लिख सकता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा 0। आंसर क्या होगा सी नंबर होगा, ठीक है। तो दो लंबवत सदिशों का वैल्यू इतना आया। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। दो समान सदिशों का अदिश गुणन प्राप्त होता है, दो का समान सदिश है, ठीक है। एक सदिश मान लो वेक्टर ए है और एक है मान लो बी, ठीक है। तो ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बी वेक्टर, समान सदिश है। तो समान सदिश के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। अगर दो समान सदिश है या समानांतर सदिश है तो उनके बीच का कोण जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा बोलिए, ठीक है, समान सदिश है, दो समान सदिशों का अदिश गुणन, दिमाग में रखिएगा अदिश गुणन पूछ रहा है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाता है, तो ए बी क्या होता है cos थीटा, ठीक है। समान सदिश है तो ए बी और cos 0 डिग्री हो जाएगा। cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। आंसर क्या होना चाहिए ए बी, यानी आंसर क्या होना चाहिए ए बी, समान सदिश ए बी। अब कहता है कि बराबर है समान है, तो ये भी ए हो जाएगा, तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, तो ए गुना ए करेगा तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, यानी आंसर क्या होगा ए नंबर होगा, आंसर ए स्क्वायर। अब देखिए दो समान सदिश हैं, अगर इसको मान लिया जाए कि हम इसको अगर मान लीजिए तो इसका आंसर क्या हो गया, चलिए इसका आंसर हो गया ए नंबर। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए समान सदिश है तो इसको अगर यूनिट वेक्टर में हम बदलेंगे, यूनिट वेक्टर में कैसे बदलेंगे कि मान लो कि ऐसे है, ठीक है, मान लो ऐसे है कि आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है। तो 1 1 1 क्या हो जाएगा
कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 × 1 और यहाँ कॉस कितना डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री, और यहाँ के 1 होता है तो 1 आया। इसका मतलब क्या होता है आई कैप डॉट आई कैप, इसका वैल्यू क्या आया 1 आया। कॉस 0 का मान कितना हुआ, तो कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, ठीक है कॉस 90, फिर से बता देते हैं कि कॉस 90 का 0 होता है तो कॉस 0 का क्या होगा तो 1 होगा। जब कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक है, तो आई डॉट आई का 1 हो गया। इस तरह से क्या होगा जे डॉट जे का मान भी क्या होगा 1 होगा, के डॉट के का मान भी क्या होगा 1 होगा। तो एक फार्मूला हमें निकल करके आ रहा है कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का मान क्या होता है 1 होता है। तो ये 1 होता है, और इसी को जब क्रॉस प्रोडक्ट में करने जाएगा ना, इसी को जब क्रॉस प्रोडक्ट करने जाएगा तो आंसर क्या होगा 0, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, तो ये 0 में आप बदल जाएगा, लेकिन जब डॉट प्रोडक्ट करेगा तो 1 होगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए when a stone is thrown the horizontal from the roof of a tower, the path that travels by the stone will be, किसी मीनार की छत से किसी पत्थर को फेंका जाता है तो पथ कैसा होगा। तो मान लो आप किसी मीनार पर या किसी पहाड़ पर चढ़े हैं या मान लो छत पर चढ़े हैं और ऐसे करके कोई वस्तु को लेकर के ऐसे करके फेंकते हैं तो देखिएगा ग्राफ ऐसे बनेगा। तो इस टाइप से जो ग्राफ बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो आपको पता ही होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग पढ़े हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं परबोलाकार यानी पैराबोलिक कहते हैं। आंसर क्या होगा सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट द पॉइंट इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी प्रक्षेप में उच्चतम बिंदु पर ताक्षणिक वेग तथा त्वरण के मध्य कोण कितना होता है। ताक्षणिक तथा त्वरण के मध्य कोण का मान कितना होता है उच्चतम बिंदु, तो उच्चतम बिंदु जो होता है उच्चतम बिंदु पर कितना होता है तो 90 डिग्री होता है। आंसर क्या होगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। हाउ इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप द्वारा तय किया गया पथ कैसा होता है। प्रक्षेप द्वारा, देखिए सुनिए ध्यान से कि प्रक्षेप, ठीक है, किसके द्वारा प्रक्षेप द्वारा, ठीक है प्रक्षेप द्वारा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रक्षेप क्या होता है। प्रक्षेप का मतलब कोई वस्तु है, कैसा वस्तु है, अगर किसी वस्तु को हम फेंकते हैं तो थोड़ा सा ऊपर आए यानी उड़ान की अवस्था में अगर आता है तो उसको प्रक्षेप कहते हैं। प्रक्षेप एक बॉडी है, एक वस्तु है। आज समझ में, हर वस्तु प्रक्षेप नहीं हो सकता है। जिस वस्तु को फेंकने के बाद अगर थोड़ा सा ऊपर आए यानी उछलने की अवस्था में हो, ऐसे वस्तु को प्रक्षेप कहते हैं। और वह जब गति करता है एक्स और वाई में, यानी ये जो प्रक्षेप गति है ये द्विविमीय गति है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रक्षेप गति कैसा गति होता है, तो प्रक्षेप गति द्विविमीय गति होता है। कैसे, जैसे एक्स में और वाई में दोनों में गति करे। जैसे कोई पत्थर को हम लोग ऐसे करके फेंकते हैं तो देखेगा वो ऊपर भी जाता है और वो हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में जा रहा है, यानी एक्स और वाई दोनों में जा रहा है, जिसको हम लोग समतल में गति भी बोल सकते हैं, चाहे द्विविमीय में गति भी बोल सकते हैं। देखा होगा द्विविमीय में गति का मतलब कोई साइकिल चला रहा है तो ऐसे 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 करके जा रहा है, तो एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है। अगर वो सीधा जाएगा तो वन डायमेंशन हो जाएगा, एक भी में गति हो जाएगा। जैसे चींटी का देखेगा, चींटी ऐसे करके जाएगा दीवार में चढ़ जाएगा तो 2 डायमेंशनल हो गया। जैसे रेंगता हुआ सांप, सांप की जो गति है वो भी 2 डायमेंशनल मोशन है। तो जहाँ किसी समतल में किसी वस्तु की जो गति है वो 2 डायमेंशनल मोशन है। तो आपको ये समझ में होगा कि कोई, जैसे सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, जैसे माताल आदमी सब क्या करते देखेगा, साइकिल ऐसे ऐसे करके चलाता माताल सब, तो वो लोग क्या करते, वो क्या करते, वो समतल में गति हो गया, यानी उसका क्या हो गया 2 डायमेंशनल हो गया, वो सीधा जा ही नहीं सकता है। जैसे कोई देखेगा कोई बदमाश लड़का बाइक चलाता होगा, उसको भी देखा होगा कि सीधा चलवे नहीं करता, ऐसे क्या बोले, लड़की को देखेगा तो वो टेढ़ा मेढ़ा चलाएगा। तो कहने का मतलब 2 डायमेंशनल मोशन है, तो वो वहाँ 2 डायमेंशनल मोशन करता है। लेकिन जब अकेले जाएगा तो सीधा जाएगा, लेकिन किसी को देखने के बाद वो ऐसे ऐसे करके घुमाता है, बदमाशी करता है, इसमें क्या बोले तो 2 डायमेंशनल करता है। लेकिन जैसे प्रशासन को देखेगा फिर सीधा हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 2 डायमेंशनल का मतलब एक्स और वाई दोनों में जो गति करे। चलिए आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि प्रक्षेप गति जो होता है वो कैसा गति होता है। तो प्रक्षेप गति क्या होता है, समझे क्या बोले, प्रक्षेप तय किया गया पथ कैसा होता है, तो कैसा होता है बोलो, परवलयाकार होता है। कैसा होता है, परवलयाकार होता है। कैसे फिगर बनता है, परवलयाकार ऐसे होता है। और इनका वेग ना चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है, इनका चेंज होता है ऊपर वाला, ये क्षैतिज दिशा वाला चेंज नहीं होता, ये माइंड में रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो अधिकतम प्रास के लिए कोण का मान कितना होता चाहिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए 2026 के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मस्ट भी आए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िए, ठीक है। अधिकतम प्रास के लिए कोण का मान कितना डिग्री होता है, तो 45 डिग्री होता है। क्या होता है, पढ़ाए थ्योरी में sin 2 थीटा बराबर कितना होता है
90 डिग्री में आता है तो 2 थीटा जो होता है ना वो लगभग 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना होता है 45 डिग्री। आंसर क्या होगा 45 होगा। अधिकतम प्रास के लिए जो है कोण का मान कितना डिग्री होता है, तो अधिकतम प्रास के लिए कोण का मान होता है 45 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। घड़ी की मिनट वाली सुई का कोणीय वेग क्या है? और ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, घड़ी की मिनट की सुई का कोणीय वेग कितना होगा? तो देखिए ओमेगा बराबर क्या होता है, तो 2π/t होता है। अब ध्यान से सुनना है, 2 अब पाई टी, ठीक है। देखिए कोणीय वेग जब निकालना है तो मिनट वाला सुई, सोचो घड़ी है, अब मिनट वाला सुई है, ये एक पूरा चक्कर लगाता है मिनट वाला, तो 1 घंटा, जब 1 घंटा पूरा, अगर 1 मिनट वाला सुई है ये पूरा 6 से लेकर फिर 6 से तो पूरा करेगा, पूरा कंप्लीट करेगा। मान लो आपके पास घड़ी है, ये मिनट वाला सुई है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक पूरा घुमाता है तो 1 घंटा होता है। तो 1 घंटा में क्या होता है 3600 सेकंड होता है, और इसको काट दो, 3600 सेकंड हो गया, ठीक है। इसको काटो, कितना हो जाएगा, ठीक है 18, ठीक है 00। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1800, 36 सेकंड। आज में क्या बोले, तो आंसर क्या है, आंसर क्या है, आंसर क्या है, क्या इतना आएगा π/1800, ठीक है। ये क्या होता है रेडियन, रेडियन पर सेकंड। किसी में है देखो π/, इतना रेडियन। आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। आपका समझ में आएगा, ये मिनट वाला सुई है। अगर मान लो घंटा वाला सुई रहेगा, ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए घड़ी की घंटे वाली सुई का कोणीय वेग क्या है। अब इसमें जो होता है क्या है, देखिए घंटे वाला सुई का, तो उसी तरह से ओमेगा बराबर क्या होगा 2π/, क्या होगा घंटा वाला, ये पूरा घूमता है, तो पूरा घूमता है क्या, तो मान लीजिए पूरा घूमा, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट होकर के पूरा यहाँ तक, तो 12 हो गया टोटल, 12, 6 से 6, अब फिर यहाँ से जाएगा, तो 6 और 6 12, तो इसको काटो तो क्या हो जाएगा 6, यानी क्या होगा आंसर π/, क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा। लेकिन रेडियन सेकंड में नहीं, रेडियन किस में, घंटा में। अगर सेकंड में अगर दे देगा रेडियन सेकंड में, असमें क्या बोले रेडियन सेकंड में, देखिए इसका यूनिट जो है रेडियन क्या है, सेकंड में अगर दे देगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेगा, 2π और ये कितना 12, तो 12 इंटू क्या हो जाएगा 3600, यानी इसको काटो 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा π/, कितना हो जाएगा 00, 36 4 3 18 21, ये हो जाएगा, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, ये आंसर होगा। यानी π/21600, 21600 ये हो जाएगा। इसमें क्या बोले, क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। इसमें क्या बोले रेडियन क्या पर सेकेंड। याद रखिएगा कि कोणीय वेग का जो मात्रक होता है, कोणीय वेग का क्या होता है रेडियन, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा बराबर क्या होता है थीटा/, क्या होता है टी होता है, यानी कोणीय विस्थापन बाय क्या होता है समय होता है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए नियत चाल से वृत्तीय पथ में गति करते हुए किसी वस्तु का त्वरण कैसा होगा, ठीक है। वस्तु का जो त्वरण होगा नियत चाल से वृत्तीय पथ पर गति करती हुई किसी वस्तु का त्वरण कैसा होगा। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद द कांस्टेंट स्पीड विल बी, ठीक है। जो त्वरण होता है, ठीक है, नियत चाल से, ठीक है, नियत चाल से वृत्तीय गति वृत्तीय पथ पर इस तरह का गति कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा वृत्तीय गति में, तो क्या होगा, देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या है, तो F बराबर क्या होगा ma होता है, और क्या होता है F बराबर क्या होता है mv² क्या होता है r होता है। अब देखिए दोनों समान है, इसको जब बराबर करने जाएंगे तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ma बराबर क्या हो जाएगा, तो mv² क्या हो जाएगा r, ये m और m ये कट गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो v² r, यानी आंसर क्या होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, यहाँ देखिए आंसर क्या होगा कि v² r, यानी v², आंसर क्या होगा सी नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो कोणीय विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है रेडियन होता है, क्या होता है रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो रेडियन। आंसर आंसर क्या होगा ए नंबर, आंसर क्या होगा ए नंबर, यानी आंसर क्या होगा रेडियन होगा, ठीक है। कोणीय विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है। क्या फॉर्मूला होता है कोणीय विस्थापन को, ठीक है, इसमें क्या बोले, इसमें क्या होता है किसका रेडियन होता है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए 2026 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोणीय वेग क्या है, तो ओमेगा है, रेखीय वेग क्या है, तो v है। क्या संबंध है दोनों में, तो याद रखिएगा कि v बराबर होता है r ओमेगा, ठीक है, यही संबंध है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो रेखीय वेग है ना उनका त्रिज्या नहीं होता है, लेकिन जो कोणीय वेग होता है, जो कोणीय वेग होता है कि जैसे a है यहाँ से लेकर के b है, तो मान लो ये कोण थीटा बनता है, तो इसमें क्या है जानता है, इसमें कि इनका त्रिज्या मान लो r है, तो कोणीय वेग मान लो जैसे घूम रहा है, ठीक है, तो कैसे घूम रहा है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।
जैसे मेरा पेन है मान लो, तो यहाँ से ऐसे करके घुमाएं तो ये तिर्या जा रहा है ना, जिसको तिर्या सदिश बोल रहे हैं। तो तिर्या सदिश एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है। अगर तिर्या सदिश यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रहा है तो इसमें तिर्या बन रहा है। लेकिन अगर हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाते हैं, मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं या पैदल जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, तो उसमें तिर्या तो नहीं पड़ता है, तिर्या तो नहीं बनता है। तो रेखीय वेग है, उसमें तिर्या की जरूरत नहीं पड़ता है, होता ही नहीं उसमें। लेकिन जब हम घूमिएगा ना, जैसे आप किसी को घुमाइएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक खूंटा है, ठीक है, और एक बेल को बांध दो रस्सी टू, तो उसका रस्सी जो होता है ना वो तिरछा मान लो। अब बेल को क्या कर करंट दे दो और उसको देखो करंट दो हल्का, वो अपने दौड़ेगा, ऐसे से घूमेगा मान लो। ऐसे करंट किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन पर समझाने के लिए ऐसे उदाहरण हमको लेना पड़ा, ठीक है। जैसे मतलब उसको करंट देते हैं तो क्या पूरा घूम रहा है ऐसे ऐसे करके, तो जो रस्सी टू घूम रहा है ना वो उनका रेडियस है, और वो जो घूम रहा है वो मान लो कोई बॉडी है, उसको कोई वस्तु मान लिया वो घूम रहा है मान लो, इसे समझाने के तौर पर बोले, ठीक है। तो ये जो घूम रहा है, तो जो देखिएगा कि जो उसका रस्सी है जो घूम रहा है वो उसको कहते हैं त्रिज्या सदिश। तो वो एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट तक जा रहा है तो उसमें क्या बना रहा है, रेडियस बना रहा है, रेडियस के कारण वो बन रहा है, ठीक है। अगर रेडियस नहीं होता तो ना कोणीय, उसमें कोणीय बेग भी नहीं बनता। इसलिए कोणीय जो बेग है उसमें रेडियस की जरूरत पड़ता है, ना कि हम एक जगह से दूसरी जगह लीनियर में जाएंगे तो उसमें त्रिज्या की जरूरत नहीं पड़ता है। तो एक चीज आपको याद क्या रखना है कि जैसे ही मान लीजिए एक चीज याद क्या रखना है कि जब हम ओमेगा लिखते हैं ना तो उसी के साथ आर टू होगा और इक्वली क्या हो जाएगा भी, और भी के साथ आर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को घुमा करके ऑप्शन देता है, तो आपको हमेशा इसका जो मूल है सूत्र फार्मूला है उसको याद रखना कि v बराबर आर ओमेगा। चाहे वो कहीं से भी चेंज करके दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मान हो सकता है क्वेश्चन दे देगा कि ओमेगा बराबर v बाय आर, ये भी दे सकता है कि ओमेगा इक्वल टू v बाय आर। तो आपको अकबकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए क्रॉस गुना करके फिर उतने आएगा। तो कभी एग्जामिनर भी होशियारी दिखाता है, क्या दिखाता है कि ओमेगा बराबर क्या होता है कि v बाय आर, ये दे देगा। कोई जरूरी नहीं है कि यही v बराबर आर ओमेगा यही टू देगा, ये नंबर टू, वो ऑप्शन इसको भी ऐसे भी बना सकता है कि ओमेगा बराबर क्या होगा v बाय आर। चलिए आपको इतना तक समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए वृत्ताकार पथ पर नियत कोणीय चाल से गतिशील कण का त्वरण a होता है, ठीक है। वृत्ताकार पथ पर नियत कोणीय चाल से गतिशील कण का त्वरण a होता है, ठीक है। तो इसका कोणीय त्वरण का क्या होता है, वृत्ताकार पथ पर नियत कोणीय चाल से गतिशील कण का त्वरण a होता है। देखिए क्वेश्चन अभी हम पढ़ाएं, ठीक है। आंसर क्या होगा, a बराबर v स्क्वायर बाय आर होगा। आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। देखिए सेम क्वेश्चन अभी देखें हम लोग, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन है, दिखाते हैं यहाँ से जो है सेम। नियत चाल से वृत्तीय पथ में गति करते हुए किसी वस्तु का त्वरण होगा, नियत, ठीक है। नियत चाल से चल रहा है तो वृत्तीय पथ में गति करते हुए किसी कण का नियत। इसमें भी देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसमें भी देखिए क्वेश्चन, आगे चलते हैं। देखिए वृत्ताकार पथ पर नियत, ठीक है, कोणीय चाल, ठीक है। वृत्ताकार पथ पर नियत कोणीय चाल से गतिशील कण का त्वरण क्या होगा, तो आंसर बी नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ तक हमने बता दिए। अब ये जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमने बताए, ठीक है। समतल में गति यानी मोशन इन ए प्लेन जो है, इसका एमसीक्यू और इसमें वृत्तीय गति, प्रक्षेप गति, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अधिकतम परास के लिए जो वैल्यू है 45 डिग्री, वो एग्जाम में पूछता है, इसलिए उसको नहीं छोड़ना है, इसको पढ़ना है। और इसके साथ जो है हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका रिप्लाई हम तुरंत देंगे। आप कमेंट कीजिए अगर कहीं भी दिक्कत आपको लग रहा है कि कहीं समझ में नहीं आया है, या हो सके कि हमसे कहीं भी अगर मिस हुआ है तो आप कमेंट कीजिए, इसका जवाब हम तुरंत देंगे। तब तक के लिए आप तैयारी कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2025 का और 2024 का ये वीडियो अपलोड कर दिए हैं। हम फिर से जो होता है 2023 का, 25 का हो गया, 24 का हो गया, अब 23 का, कल हमने 2023 का वीडियो यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अपलोड करेंगे, जो पूरा बुक का रहेगा। इसलिए इस वीडियो को देखना ना भूलें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू दुमका में पहले यूट्यूब चैनल में आपके पास पहुंचे और आप देखें और कॉन्सेप्ट का सीखें, ना कि रटने के फेरा में। हमने जो भी बात बोल रहे हैं आपको समझाने में लगे हैं। अगर फिर भी कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए।